तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए हम लोग ये अम्ल, क्षार और लवण, ये साइंस क्लास 10th के अध्याय नंबर 2 को देखते हैं। चलिए पढ़ते हैं। ये है अम्ल। अम्ल किससे कहते हैं, सबसे पहले हम लोग को अम्ल के बारे में जानना है। तो देखिए अम्ल क्या होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। सबसे पहले पूछा जाएगा कि अम्ल कैसा होता है। स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है। फिर है अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कैसा करता है, अम्ल नीला को लाल करता है। और इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 से कम, लेस देन। ये तीर नीचे जा रहा है, तीर नीचे का मतलब है माइनस, 7 से नीचे, यानी कि 7 से एक भी पॉइंट कम होगा तो वो अम्लीय प्रकृति को दर्शाएगा, ठीक है। ये 3 पॉइंट याद रखना है। अम्ल सामान्यतः स्वाद में खट्टा होता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और इसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। क्षारक में हम आएंगे तो क्षारक का स्वाद जनरली कैसा होता है, कड़वा होता है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। पूछ लेगा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो क्या होगा, वह क्षारक होगा। और क्षारक का पीएच वैल्यू पूछेगा तो 7 से ऊपर होता है, 7 से अधिक, यानी कि 8, 9, 10, 7.5। ये क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ये 3, 3, 6 ऑब्जेक्टिव आप लोग को तैयार हो गया। आइए लवण पूछा जाए, लवण क्या होता है। तो लवण वह पदार्थ होता है जो अम्ल और क्षारक के रिएक्शन करने से बनता है, यानी कि अम्ल और क्षारक जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण बनता है, ठीक है। इसका पीएच वैल्यू पूछा जाए तो क्षारक का लवण का पीएच मान 7 होता है, यानी 7 के बराबर, ना 7 से ऊपर ना तो 7 से नीचे। और इसकी प्रकृति उदासीन होती है। लवण की प्रकृति कैसी होती है, उदासीन, ठीक है। यानी कि इसमें लवण में ना तो क्षारक का गुण होता है ना तो अम्ल का गुण होता है, ये उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। आइए अगला पॉइंट है अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म में पहला गुण कहता है कि अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। ध्यान रखेंगे कि अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस। यानी कि देखिए HCl क्या है, अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब सोडियम धातु से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बना देगा, NaCl, यानी कि जो कि लवण का सूत्र है NaCl, और ये H जो है H2, यानी हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो, या धातु से जब अम्ल अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है, यानी कि निकलती है, तो आपको बताना है हाइड्रोजन गैस ऑब्जेक्टिव में काम करेगा। तो पहला। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ धातु है, सोडियम से हमने रिएक्शन कराया है, आप मैग्नीशियम से भी रिएक्शन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी रिएक्टिव एलिमेंट है यहाँ अभिक्रिया कर सकता है। और देखिए दूसरा गुणधर्म कहता है कि जब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ध्यान रखिए फिर से एक बार, धातु के कार्बोनेट या धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। जैसा कि यहाँ रिएक्शन में दिखाया गया है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। क्या पढ़ेंगे इसको, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। जब ये HCl अम्ल है, HCl क्या है, अम्ल है, तो इस अम्ल से अभिक्रिया किया तो बनाया NaCl, CO2 और जल H2O। ध्यान रखेंगे। आप यहाँ HCl अम्ल है, आप सोच रहे होंगे कि सर आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए हैं तो क्या यही एक अम्ल है जो रिएक्शन में भाग ले सकता है, तो नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि HCl ही हम जो लिए हैं यही सही है। आप इसके अलावा भी बहुत सारे अम्ल है जो रिएक्शन में भाग ले सकता है। चलिए हम लोग एक जो है उदाहरण से बस समझ डेवलप करेंगे। आगे देखिए, तो ये था सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लेंगे तो सेम उत्पाद, प्रोडक्ट का निर्माण होगा। जैसा कि देखिए NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका नाम ध्यान रखिएगा बाबू, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के भी नाम से इसको जाना जाता है। इसको सामान्य बोलचाल में लोग खावा सोडा भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा खावा सोडा का सूत्र क्या है, तो यही है, खाने का सोडा खावा सोडा, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसको बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब इसका नाम है। तो ये बेकिंग सोडा भी जब यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट HCl यानी कि अम्ल से विक्रिया करेगा तो फिर से वही प्रोडक्ट बनेगा NaCl, CO2 और H2O। आगे चलते हैं।
तीसरा गुणधर्म में हम चलेंगे कि अम्ल जब क्षारक से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। फिर से सुनिए, जब अम्ल और क्षारक एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? लवण और जल। देखिए लवण इसलिए बन रहा है कि अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को यहाँ नष्ट कर देते हैं, और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। फिर से सुनिए, उदासीनीकरण, उदास कर देना, यानी कि जिसके पीएच वैल्यू 7 हो जाए, ना तो अम्ल रहे ना तो क्षारक रहे। यानी कि जब अम्ल और क्षारक दोनों एक दूसरे से अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रखिएगा, तो अम्ल क्षारक अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और H2O हाइड्रोजन गैस। ध्यान देंगे, अम्ल में HCl लीजिए और क्षारक NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। जितने हाइड्रोक्साइड प्रकृति के होते हैं वो सब क्या होते हैं? क्षारक होते हैं। ध्यान रखेंगे, MgOH, NaOH, तो जितना भी OH ग्रुप का आता है, यानी कि हाइड्रोक्साइड ग्रुप का जितने भी केमिकल्स है वो ऑल आर कम्स अंडर बेस। ये सब बेसिक है, ध्यान दीजिए। आगे चौथा गुणधर्म कहता है कि जब धातु का ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? तो फिर से वही बात, धातु का ऑक्साइड जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण होता है, जैसा कि यहाँ दे दिया गया है। धातु ऑक्साइड Na2O सोडियम ऑक्साइड। अब आप सोच रहे होंगे, आपके मन में सवाल उत्पन्न हो रहे होंगे कि सोडियम ऑक्साइड मैंने लिया है, यहाँ जनरल धातु ऑक्साइड पर आप दोनों धातु का ऑक्साइड ले सकते हैं। अब देखिए, सोडियम ऑक्साइड है, आप मैग्नीशियम ऑक्साइड भी ले सकते हैं, ठीक है। अब ये भी बात सोचना होगा कि क्या सारा दुनिया का धातु रिएक्शन में भाग ले ही लेगा? तो नहीं, ये भी कोई जरूरी नहीं है। और केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अपवाद आते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सारा ऑक्साइड धातु का अभिक्रिया करता है, जैसा कि सोना, चांदी, ये बहुत ही कम रिएक्टिव एलिमेंट है, ये हो सकता है किसी किसी से अभिक्रिया न करे, ठीक है। तो हम यहाँ सबसे आसान लिए हैं Na2O सोडियम ऑक्साइड। जब अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से तो क्या बनाया? NaCl प्लस H2O। अब देखिए, ये जो मेन मैंने लिखा है इसको आपको याद रखना होगा। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, आपको बार बार पढ़ के ध्यान में रखना होगा। बाकी ये देख के आप बना सकते हैं। यहाँ लवण लिख रहा है तो NaClH2O, तो ये रिएक्शन आप लिख सकते हैं, लेकिन ये मेन बात याद रखिएगा, ठीक है। और एक बात जान लीजिए बाबू, ये जो धातु का ऑक्साइड होते हैं ना, ये देखिए, ये तो अम्ल है, तो अम्ल कभी अम्ल से अभिक्रिया नहीं कर सकता है, तो स्पष्ट है कि ये क्या होगा? क्षारक होगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि धातु का ऑक्साइड किस प्रकृति का होता है? क्षारकीय प्रकृति का होता है। और तो फिर अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होगा। अधातु का ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होगा। चलिए आगे देखते हैं। एक ये ऑब्जेक्टिव व्यू से आपको याद रखना है कि सभी अम्लों में H+ आयन पाया जाता है। पूछ सकता है एग्जाम में कि सभी अम्लों में पाया जाता है H+ OH- दोनों। तो ध्यान रखिएगा, H+ आयन की अधिकता होती है ज़्यादा, इसी को वरीयता दिया जाता है। इसमें सभी अम्लों में क्या पाया जाता है? H+ आयन। इसलिए ध्यान रखिएगा, इसी H+ आयन के चलते अम्ल में, देखिए यहाँ लिखे हैं, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। यानी कि अम्ल का जो जलीय विलयन होता है, यानी कि किसी जल में अम्ल को आप घोल देंगे, मिला देंगे, तो उस विलयन से विद्युत धारा का चालन आसानी से हो जाता है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि अम्ल में क्या है? H+ आयन, ठीक है। तो H+ आयन की अधिकता होने के कारण इसका जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत धारा का चालन करता है। आगे देखिए, सभी क्षारकों में क्या होता है? OH-। ध्यान रखना है, सभी क्षारकों में OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव व्यू से आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, ये देखिए तोड़ा गया है। HCl को जब जल में घोलेंगे, यानी कि जल में मिलाएंगे, तो क्या उत्पन्न होगा? H+ आयन और Cl- आयन। ध्यान रखिए, जब भी आप अम्ल को जल में मिलाइएगा तो क्या उत्पन्न होगा? H+ आयन देगा। तो ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि जब जल में अम्ल को मिलाएंगे तो कौन से आयन उत्पन्न होंगे? तो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होंगे। अब आगे देखिए, NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको आप जल में मिलाएंगे, जल से अभिक्रिया कराएंगे, तो क्या ये देगा? सोडियम, यानी कि सोडियम प्लस Na+ उत्पन्न होगा, और OH-, यानी कि ये इसका आयन है, OH- है, और ये भी आयन है, ये धनायन है, ये ऋणायन है,
तो ऐसा बात नहीं है। लेकिन और पूछा जाए कि सभी अम्लों में क्या होते हैं H+ आयन, सभी क्षारकों में क्या होते हैं OH- आयन। आगे देखिए तनुकरण क्या है, पूछा जाएगा तनुकरण। तो तनुकरण कहता है कि एकांक आयतन में H3O+, इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। क्या नाम है? हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोनियम आयन, H3O+। पूछ लेगा एग्जाम में कि हाइड्रोनियम आयन का सूत्र क्या है, तो कह दीजिएगा H3O+। तो देखिए एकांक आयतन में H3O+ या OH- की सांद्रता में कमी करना ही तनुकरण कहलाता है। अभी आप नहीं समझ पाए होंगे, फिर से मैं समझा रहा हूँ। माने कोई विलयन है, विलयन में मान लीजिए H+ आयन है, तो उस H+ आयन की सांद्रता में कमी करना। सांद्रता में कमी करना का मतलब कि उसके समझिए तो प्रबलता में कमी कर रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी को कम कर रहे हैं। जैसा कि मान लीजिए हमने एक शरबत बनाया, शरबत काफ़ी मीठा हो गया, तो हम क्या करते हैं उसमें अलग से पानी ऐड करते हैं। तो जैसे पानी ऐड करेंगे तो उसके एकांक आयतन में चीनी की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? तनुकरण कहलाती है। कभी कुछ भी हम लोग बनाते हैं, सब्जी बना रहे हैं, नमक बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा पानी मिला देंगे, नमक की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो यही तो तनुकरण है। तो यही कह रहा है कि H+ आयन और OH- आयन की सांद्रता में कम करना, हटा देना, ह्रास कर देना, यही हमारी प्रक्रिया तनुकरण कहलाता है। तो आखिर ये काम कैसे करेंगे हम? हमारे पास अम्ल है, कोई हम विलयन बनाए, मान लीजिए नींबू के रस घोल रहे हैं एक गिलास पानी में, बहुत ज़्यादा खट्टा हो गया, पानी मिलाएंगे, अम्लीयता कम हो जाएगी। यही हमारी अम्लीयता को समझिए तो कम करना ही क्या कहलाता है? तनुकरण कहलाता है। और देखिए एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, अम्ल को कभी भी अम्ल को जल में नहीं मिलाना चाहिए, ये नहीं, ध्यान रखिएगा, अम्ल में जल को नहीं मिलाइएगा। अम्ल में जल को मिलाया जाएगा तो ये स्खलित हो सकता है, यानी कि आप जल सकते हैं। ध्यान रखिएगा। वैसा कहिएगा क्यों? जल में अम्ल को मिलाना चाहिए, वो भी हिलाते हुए, बूंद बूंद करके, डायरेक्ट नहीं। अब तो ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों, क्या कारण है? तो मान लीजिए ये अम्ल है, इसमें H+ आयन है, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में 100 गो नंबर ऑफ क्या है? H+ आयन है, और ऊपर से आप जल मिलाएंगे तो 100 मिल के ना बल लगाएगा। अच्छा यहाँ है जल है, आई अम्ल मिला रहे हैं, 100 गो अम्ल यहाँ भी है, 100 गो इसमें कण, मान लीजिए H+ आयन है 100 गो। तो हम जब जल में अम्ल मिलाएंगे तो बूंद बूंद करके मिलाएंगे। मान लीजिए 2 गो जा रहा है, तो 2 आएगा तो यहाँ तीव्रता कम होगा ना। यहाँ क्या है कि सब अम्ल मिल के एक के बार बल लगेगा। यहाँ क्या है, हम थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पे अम्ल में जल को नहीं मिलाना चाहिए। ये उचित तरीका नहीं है, ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि सारे अम्ल एक ही बार उस जल पे क्या करेंगे? बल लगाएंगे, और बल लगाएंगे तो ऐसे अस्फलित हो जाएगा और आप जल सकते हैं। जैसा कि आप तेजाब को देखिएगा, तेजाब में अगर जल हम लोग डालेंगे तो सीधे हो सकता है ऐसे अस्फलित हो जाए, मतलब उड़ जाएगा। अस्फलित का मतलब उड़ जाना। यह अस्फलित टेक्निकल शब्द है, हमारे साइंटिफिक शब्द है, क्योंकि ये जो अभिक्रियाएं हैं ना, ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि ऊष्मा बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न हो सकती है, इसलिए बताया गया है कि आपको ये सही प्रोसेस है, इस प्रोसेस से आपको कार्य नहीं करना है। कभी मान लीजिए तीव्रता कम ही कर रहा हो तो हम इस मेथड से चलेंगे। पहले जल नीचे रहेगा, अम्ल को बूंद बूंद करके डालेंगे, वो भी हिलाते हुए, ताकि उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाए? कम हो जाए। तो ठीक है, अगले वीडियो में हम मिलते हैं। जय हिंद।